अतिरिक्त जो है उसका महत्व होता है। बट ये होता है कि कई बार हम लोग अनावश्यक अगर डिबेट में जाते हैं तो जो मूल बिंदु है या जो मुख्य बिंदु है उससे हट जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। एक तो ये है कि समाजवादी समागम जो है वो समाजवाद के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध लोगों का एक मंच है। इसीलिए इसका किसी राजनीतिक पार्टी से न कोई रिश्ता है, और खास करके जो आज की चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां जो हैं वो सत्ता पक्ष से ज्यादा आई हैं और उसी से आ रही हैं, समाज के लिए चुनौतियां आ रही हैं। तो समाजवादी समागम की निरंतर ये कोशिश रहती है कि समाज में समाजवादी मूल्यों विचारों को भी बढ़ाने की कोशिश करें और अपने पुरोधाओं के भी है। लेकिन हम लोगों ने जो है कई अपने समाजवादी महानायकों को इस बीच में खोया है, जो समाजवादी आंदोलन की एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसमें कई नाम हैं, जिसमें डॉक्टर जी पारिक का नाम तो सबसे ऊपर है ही कि हमने उनको खो दिया। लगभग 100 साल से अधिक उन्होंने एक निरंतर समाजवादी विचारों के लिए वो जीते रहे और समाजवादी विचारों के लिए ही मरे भी। और ये जो समाजवादी समागम है ये भी उन्हीं की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप 2014 में प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ जो है इस बीच में सच्चिदानंद सिन्हा जी, पन्नालाल खुराना जी, उसके अलावा जो है अभी रिसेंटली हमने जो है वाणी मंजरी पटनायक जी को खोया है। उसके साथ हाँ सबका नाम है, सबका नाम। सतीश जैन साहब हैं, नानक चंद जी अभी गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो बाबा आढब, जिनका मुझे याद है कि 90 साल का जो पुणे में समाजवादी समागम का आयोजन हुआ था, उसमें बाबा आढब जो है वो समापन भाषण देने के लिए आए हुए थे और उसके बाद फिर उनका हमारे बीच से जाना वो बहुत बड़ी क्षति है। तो हमारा ये निवेदन है कि इस सत्र के अंत में हम लोग 2 मिनट का मौन रख करके इन तमाम अपने पुरोधाओं और नायकों का, बहुत सारे साथियों का हुआ है, तो हम जो उन तमाम साथियों के प्रति अपनी है ना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनकी जानकारी है और जिनकी जानकारी अगर नहीं भी आ पाई है लेकिन वो अभी संसार में हमारे बीच समाजवादी विचारों के लिए काम करने के लिए नहीं है, हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये सत्र चले क्योंकि अभी कोषाध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट पढ़ना है और इस सत्र के अंत में हम 2 मिनट का श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहले अपन कुछ साथी जो रह गए उसको कंप्लीट कर लेंगे श्रद्धांजलि जो रह जाए। हाँ वो नहीं, यदि वो नाम आ जाएंगे तो मान लिया जैसे मुझे याद है, आपको याद हो या इनको याद हो तो वो बताएंगे, तो हम उन तमाम साथियों को हम अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। अब मैं अपने साथी महेंद्र शर्मा जी, कोषाध्यक्ष समाजवादी समागम से ये निवेदन करता हूं कि वो कोषाध्यक्ष का हिसाब किताब आखिर तक बन नहीं पाया क्योंकि वो सुनियोजित नहीं था। कुछ जिम्मेदारी अरुण श्रीवास्तव की थी, कुछ उसकी थी, तो कुछ उसमें, मगर बहुत सुनियोजित और अच्छा मावलंकर ऑडिटोरियम में वो सम्मेलन हो गया जिसमें 1000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सोशलिस्ट मैनिफेस्टो भी वो किया गया। उसमें हिंद मजदूर सभा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, मतलब धन से भी और जो उसमें लोगों को लाने में इसमें उसमें वो रहा। उसके बाद से फिर हमने कुछ पैसा जो है इकट्ठा करना चालू किया। जो एक हम बुलेटिन निकालते थे, राजन जी उसका करते थे, तो 20,000 रुपये महीना उनको हम देते थे। जैसा अनिल ने कहा, हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, तो हम लोग कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करते थे, बाकी को जो है जनता ट्रस्ट में जमा कर देते थे। तो वो गुड्डी जी के माध्यम से राजन जी को भिजवा देते थे, करते थे, वो चलता रहा। फिर बीच में लोग निरंतर पैसा नहीं देते थे, मतलब जैसे कि मान लो मैंने 2000 का है, लोग देते थे। आनंद भाई ने एक बार जो है बहुत सारा लाख रुपए से ज़्यादा दे दिया, राजकुमार जी ने 50,000 रुपये, ऐसे करके व्यक्तिगत वो होता रहता था, मगर कोई वो नहीं था कि जो तय किया था कि भाई 2-2 हज़ार रुपये सब देंगे, मगर वो खैर वो चलता रहा, किसी ढंग से काम चलता रहा।
बीच में जब एक बार जो है 2,58,000 के करीब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया था, मगर जब एक्टिविटीज भी चल रही थी, फिर एक सुझाव ये आया कि हमें इसका एक ऑफिस बनाना चाहिए, कार्यालय बनाना चाहिए। तो अनिल ने कहा कि ये माता सुंदरी रोड की तरफ कोई ना कोई जगह देख लेंगे। राकेश ने भी कहा, गए भी थे फिर, हाँ गए भी थे, देखा भी था, तो देखा भी था, मगर उस वक्त विजय प्रताप वगैरह ने कहा, उनका एक कार्यालय चलता था 8.5 का मुनीरका में, कि आप यहाँ से कर लीजिए। रमाशंकर भी उसका वो कर रहे थे, तो वो उन दिनों में वो आकृति भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गई थी, तो वो पैगाम का जो है वहाँ पे काम शुरू कर दिया, तो उसका भी खर्चा वर्चा हम देते रहे। और वहाँ फिर ये हुआ, वहाँ शायद बहन विजय लक्ष्मी थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक नाम हो सकता है मेरे, विजय लक्ष्मी हाँ थी, हाँ, वो उत्तराखंड की थी, वो तो काम करती थी। वो काम करती थी। तो उसका खैर कोई ज़्यादा वो तो नहीं हुआ। फिर मैं और अनिल जाके एक बार उनको 50,000 रुपया दे के आए। 25,000 रुपये महीना उनकी तनख्वाह थी, क्योंकि वो मगर वो कोई वो नहीं था हमारा पैसा जो। फिर वो एक ये प्रोग्राम बन गया कि भाई यात्रा निकाली जाए, तो उस यात्रा में डॉक्टर सुनीलम और अपना अरुण श्रीवास्तव जो हैं ये गए, और फिर वो कोविड का वो हो गया, तो हैदराबाद में जो प्रोग्राम होना था उससे पहले सारे में लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो उसमें भी काफ़ी पैसा जो है वो चला गया। उसका भी कोई हिसाब किताब मिला नहीं, मतलब अब किसी के ऊपर लांछन लगाने की कोई वो नहीं है, वैसे चलता रहा। फिर जब दोबारा से ये हुआ कि भाई इसको एक वो किया जाए, तो पिछले साल से तो फिर ये हुआ कि जितने भी फिर ये कार्यकारिणी जो है इसको पुनर्गठित किया गया और किया गया, तो उसमें था कि कम से कम 1,000 रुपये महीना जो है हर जो भी कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, राष्ट्र कार्यकारिणी का मेंबर है, वो उसके अंदर अपना योगदान दे। और ये था कि कम से कम एक तरीके से स्टाइपेंड समझ लो, 10,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड जो है उत्सव यादव को कम से कम दिया जाए। हालांकि मेरे को लगता था कम है, मगर एक 10 लाख नहीं, 10,000 की बता रहा हूँ, 10,000 नहीं, 10 लाख की तो मैंने पहले बात की थी कि हमें 10 लाख का एक कॉर्पस बनाना चाहिए। वो नहीं बना, खैर छोड़ो वो उस बातों के, तो अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई वो मतलब वो नहीं। तो वो ये था कि अगर एक बार एक कॉर्पस बन जाएगा तो उससे जो भी इनकम होगी, बेसिक जो खर्चे हैं सारे वो निकलते रहेंगे। मगर ये हुआ था कि उत्सव को जो है कम से कम 10,000 रुपये महीना वो दिया जाए, जिससे कि मतलब उसकी बेचारे की भाग दौड़ का, इसका उसका वो उसमें वो चल सके। तो अब वो काम चल रहा है, मगर वो पैसा जो है रेगुलरली नहीं आ रहा है। अब अनिल ने बताया, कहने लगे कि अब अगर अब नागरिक मंच का अगर अकाउंट खुल गया है, हालांकि वो एक वो है, हमने दिया है आपस में लोगों ने मिलके, उत्सव का एक अकाउंट है, उसमें हम पैसा कुछ ट्रांसफर करते रहे हैं। मैंने भी नहीं दिया पिछले 2-3 महीने से, मतलब मैं अपने आप को भी उसका वो करता हूँ, क्योंकि वो एक उसमें निरंतरता नहीं है। तो एक तो उसको जो है दोबारा से, अब जब अनिल ने बताया कि एक अकाउंट खुल गया है, तो उस अकाउंट में कम से कम जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कम से कम 1,000 रुपये महीना, और जिसकी जो भी क्षमता हो उसके हिसाब से अगर कोई ज़्यादा देना चाहे तो वो दे, जिससे क्योंकि और भी, और फिर अब जो ये 3-4 जो हम बड़े आयोजन करने जा रहे हैं, उनमें भी खर्चा तो लगेगा, खर्चा तो लगेगा। और कोई भी आयोजन जो है आजकल वो 5-7 लाख रुपए से कम में नहीं होता, बल्कि ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा ही लगता है। और ये आयोजन जो है वो आप गांधी पीस फाउंडेशन में नहीं कर सकते। मतलब वो ठीक है, वो सस्ती जगह है, वहाँ हो जाएगा, मगर किसी एक उसको ज़रा उसमें करना चाहिए। और अब पता नहीं, पहले तो ये अपना ये सुभाष बोरकर काफ़ी रवि राय के बारे में वो करते थे, पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे, वो IIC में हैं कर सकते हैं, नहीं मगर वो काफ़ी पहले रवि राय के बारे में, हाँ उनके नज़दीक थे। तो इनका भी करना है। चंद्रशेखर जी के बारे में मेरे ख्याल में हमें काफ़ी दूसरे साथियों से भी करना चाहिए, क्योंकि उस आयोजन के लिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसमें शामिल भी होना चाहेंगे और उसमें अपना योगदान भी दे पाएंगे। मतलब बहुत साधन संपन्न लोग हैं जो मतलब
कई तो ऐसे हैं जो सारे उसका खर्चा अकेले भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है। अगर चंद्रशेखर जी का भव्य होना है तो हम तो उसको भव्य कर नहीं सकते, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। हम तो 20-50 हज़ार रुपये, हद से 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे। आजकल कोई अच्छा आप सम्मेलन करो तो 1 लाख रुपए का तो खाने का बिल आ जाता है वहां पे। 1 लाख रुपए का तो खाने का बिल आ जाता है। तो ये जो है, तो इसके लिए एक तो जो ये जो अकाउंट है, इसमें अनिल अगर उस अकाउंट को सर्कुलेट कर देंगे तो सब जो है, या तो मतलब एक हर महीने भेजते रहें, हर महीने भेजते रहें हम, और तीसरे महीने भेजते रहें 3-3 हज़ार रुपया, या अगर कोई साल भर का देना चाहे 12,000 रुपया वो दे दे, तो जिससे कि मतलब वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट का जो मिनिमम खर्चा है वो उसमें से निकलता रहे, उसके अंदर कोई बाधा ना हो। और बाकी जो प्रोग्राम है उसके लिए फिर जो भी होगा, जो भी इकट्ठा करना होगा, अब उसको इकट्ठा किया जाएगा। तो अभी तक की तो रिपोर्ट ये है, मतलब अभी तक ये था जैसा अनिल ने कहा, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपने अकाउंट में नहीं ले सकता था क्योंकि मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती। वही अनिल की हालत थी, बाकी सबकी हालत यही थी। तो उस वक्त जो है तो फिर सोचा गया कि जनता ट्रस्ट जो है उसमें वो किया जाए। जनता ट्रस्ट ने वो किया भी, मतलब उसको निभाया भी, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मगर उसका जो हिसाब किताब जो है, फिर वो जब हमने उनसे कहा कि इतना पैसा दे दो तो उन्होंने दे दिया, मगर अब उसका फाइनल अकाउंट जो है कोई मिला नहीं। मगर मैं नहीं कहता कि मतलब उन्होंने कोई पैसा उसमें से वो किया है। वो सारा जितना भी है वो खर्चे में चला गया है, उसको छोड़। मगर अब जो है उसको आगे से ठीक ढंग से चलाने के लिए वो जो अकाउंट खुल गया उसमें पैसे देते रहें, हैं? और मिनिमम मेरे को लगता है कि कम से कम, अब जैसे ये पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है, दूसरी चीज़ें भी शुरू कर दी हैं, तो कम से कम मेरे को लगता है कि हमें 25-30 हज़ार रुपये महीने का इसमें व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, जब भी जो है ये काम चल पाएगा। मतलब उत्सव भी या कोई दूसरा भी कितना वॉलंटरी काम करता रहेगा, मतलब एक उनका भी तो एक आने जाने का, इसका उसका दूसरा खर्चा होता है, उसका हमें करना चाहिए। तो हमें 25-30 हज़ार रुपये महीने की एक कमिटमेंट, 25 तो लोग हमारे कार्यकारिणी में ही हैं, ज़्यादा भी हैं, वही 1-1 हज़ार रुपये महीना देंगे, मगर उससे ज़्यादा हमें करना चाहिए। थोड़ा सा हमारे पास एक रिजर्व में भी कॉर्पस रहना चाहिए, 2-3 लाख रुपया, कि कभी जरूरत पड़े तो उसको। में ये निकला कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो जो एक राशि तय हो वो नियमित रूप से उस अकाउंट में डालें, जो अकाउंट जो है नागरिक मंच के नाम से अब उसमें डालने की बात हुई है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब भी कोई आयोजन होगा विशेष रूप से उसके लिए विशेष कोष भी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। और जो कोष इकट्ठा किया जाएगा निस्संदेह वो कोष वो उन साथियों से या उन लोगों के सहयोग से होगा जो कम से कम समाजवादी विचारों में कुछ विश्वास रखते हैं। अन्यथा पैसे देने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस पैसे को लेकर के हम बदनाम हो जाएंगे और वो समाजवादी विचारों के प्रति भी जो एक प्रकार से नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन ये हमें ऐसे सेलेक्टेड लोगों को चुनना होगा कि जिनसे हमें कुछ अतिरिक्त जो है आर्थिक योगदान मिलेगा। तो ये दो मूल बातें आई। एक इन्होंने जो बात कही है कि 10 लाख का अगर एक कॉर्पस या कोष हो जाए तो उससे हम समय समय पर कर पाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए कैसे क्या किया जाएगा उस पर भी विचार होना ही चाहिए कि कैसे ये कोष इकट्ठा होगा, तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो साथियों, आपके सामने सेक्रेटरी का रिपोर्ट भी आ गया, महासचिव का रिपोर्ट, कोषाध्यक्ष महोदय का रिपोर्ट, और उसमें कुछ सुझाव भी हैं। खास करके कोष के बिना बात बनती नहीं है, और जी 4 क की बात निरंतर करते हैं। उसमें कार्यालय भी है, कार्यकर्ता वगैरह तो हैं ही, तो कार्यालय भी तो बिना कोष के हो नहीं सकता। तो वो कितना संभव है, वो क्या किया जा सकेगा, तो उसको भविष्य में उस पर भी विचार होना चाहिए। बल्कि यहाँ भी समय मिले तो उस पर विचार हो सकता है। अब जो है इस 2 रिपोर्ट के बाद इस सत्र में अध्यक्ष महोदय अपनी बात और हमें संबोधित करें, उसके पूर्व साथियों के सुझाव, कुछ परामर्श, कुछ जो भी ब्रीफ, सो दैट कि एवरीबडी कैन गेट ए चांस टू स्पीक।
जैसा कि हमारे साथी अनिल ठाकुर ने कहा कि 2 बजे हम लंच करेंगे आज। तो 2 बजे लंच का मतलब है कि हमारे पास जो समय है, खत्म हो जाए तो पहले कर देंगे। नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं, ये भी तो है ना, वो तो जो तय करते हैं। हाँ, हम इसीलिए मैंने कहा, तो हम मान के चलें कि 2 बजे हम इस सत्र को, जी आप कुछ कहना। समाजवादी समागम में मेरी सक्रियता कुछ हाल ही के वर्षों में है। हालांकि समाजवादी विचारधारा में एक अटूट विश्वास और उसके आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश तो बहुत समय से होती रही है और वो लगातार मैं करती रही हूँ। पर मेरे अनुभव समाजवादी समागम में जो हुए हैं वो ये, उसमें कुछ समाजवादी महिलाएं जिन्होंने उस संस्था को शुरू किया था, कुछ वहाँ से आते हैं, महिला दक्षता समिति मतलब, और कुछ समाजवादी महिला सभा और कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजवादी शिक्षक मंच के सभी साथी, उनमें से कुछ यहाँ बैठे भी हैं, हरीश जी और साथी राजकुमार, सब वहाँ से आ रहे हैं। इसमें तो कोई ये कहना, एक बात को निरर्थक दोहराना होगा कि हम लोग एक बेहद अंधकार में दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में शायद हम सबको बहुत अलर्ट, बहुत सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तरह की अफीम इस आरएसएस ने और बीजेपी ने आम लोगों को, इस समाज के लोगों को चटा दी और सब उस अफीम की पिनक में बोल रहे हैं। मध्यवर्गीय पढ़ा लिखा तबका भी उससे नहीं बचा है, क्योंकि एक इस तरह का समाज जहाँ पर एक तरह से कॉरपोरेट राज्य की स्थापना हो रही है और बहुत बेशर्मी और बेहुदगी से हो रही है, ऐसे वक्त में हम लोग जिस कोने में खड़े हैं, जिस कोने में हम हैं, शायद वहीं अगर एक्टिव हो जाएं, सब बहुत दूर दूर तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। अपने अपने तरह तरह के खूंटों से हम लोगों का जीवन बंधा हुआ है, पर उसके बावजूद भी समाजवादी समागम को हर वो छोटे छोटे कोने तलाशने चाहिए जहाँ से हम आते हैं, और वहीं से अगर हम कुछ बात करनी शुरू करें। इससे ज़्यादा मुझे फ़िलहाल गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि बड़े बड़े सम्मेलन जो होते हैं उसमें जो लोग आते हैं, शायद वो आवाज़ बहुत नीचे तक नहीं पहुंचती है। वो जो लोग बोलते हैं, जो लोग सुनते हैं और थोड़ा बहुत जो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके आगे वो बात नहीं जाती। इतनी आशावादी मैं नहीं अपने को बना पा रही हूँ। और एक और बात, 2 दिन पहले आनंद जी अध्यक्षता कर रहे थे उस मीटिंग की, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव को याद करने वाली वो ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसके मुख्य वक्ता अनिल नौरिया काफी समय से वो कह रहे हैं, उनको जब सुनो एक निरंतरता उनकी बात में दिखती है, और वो बात ये है कि जितने भी वाम सोच वाले लोग हैं, जिसमें समाजवादी भी शामिल है, उनको इकट्ठा होना चाहिए। अब पता नहीं इकट्ठा होने की क्या उपेक्षाएं हैं, पर हम लोग खुद ही देखते हैं कि हम अगर 20-25 लोग बैठे हैं, पता नहीं, मैं तो बहुत अपने को आशावादी नहीं कह रही हूँ इस समय, पर जहाँ पुरुष इकट्ठे होते हैं बड़ी जल्दी कहा सुनी झड़प से झगड़ा, झगड़े से तू में, और वो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं बातें।
यहाँ भी हमारे समागम में नहीं एक होते मिनट, होंगे, पर वो प्लीज पब्लिक होते होंगे नहीं। वो पब्लिक प्लीज सीन नहीं प्लीज होते हैं। इनको बोलने दीजिए ना, आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। सार्वजनिक स्थानों पर भाई राजवीर ध्यान दें, महिलाएं कम होती हैं, पर सार्वजनिक स्थानों में और समागम में ही जो हुआ हम सबके लिए दुख और चिंता की बात है। एक दूसरी चिंता जो मुझे, क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने की दुनिया से आती हूँ, आज की जो पीढ़ी है और उसमें हम अपने बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं जो अब 40 की लपेट में है। मेरे अपने बच्चे भी 41 से लेकर 48 इस उम्र के हैं। उन लोगों की हमारी विचारधारा में रुचि नहीं है। वो ये कहते हैं कि बताइए आप लोगों ने क्या किया, आप हमको पॉजिटिव जरा रिजल्ट बताइए, और मैं लाजवाब हो जाती हूँ जब वो कहते हैं। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे आज के वक्त से और ठीक ठाक हैं, पर वो डिसमिस तो नहीं करते, पर साइडलाइन करते हैं। ये यथार्थ है पढ़े लिखे समाजवादियों का। हम लोग चाहे इस बात से खुश हो जाएं कि हमने बड़ा सम्मेलन किया, पर वो आम लोगों तक नहीं जा रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा, आज जितना बटा हुआ समाज दिख रहा है, शायद आज से 40-50 बरस पहले जब 67 में हमने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ज्वाइन किया था, उस वक्त इतना नहीं था। वो बड़ा आशावादी वक्त था। यूनिवर्सिटी में आप अपने विचार किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख देते थे। वाइस चांसलर गुस्सा नहीं होते थे उनको जब, मुझे राजकुमार के बड़े किस्से याद हैं। वाइस चांसलर को भी कुछ कह दिया, इसको कह दिया, उसको कह दिया, किसी को कुछ कर दिया। उस समय निकाला नहीं जाता था, कैद नहीं किया जाता था। अपनी बात कहने की आज़ादी थी, और जो जिम्मेदारी की पोजीशन में लोग बैठे होते थे वो सुनते थे। उनमें सुनने का मादा था, जो अब नहीं कतई नहीं है। अगर आपने सत्ता प्रतिष्ठान के से कुछ भी असहमति दिखा दी तो आप निश्चित रूप से देशद्रोही हो। और देश का मतलब जो सत्ता में बैठे हैं वही लोग हैं आप। ऐसे वक्त में हम लोग सबसे पहले नंबर 1 हम आपस में अपना जरा घर की झाड़ू बुहारी करें। आपस में हम अपने ज़बान और दिमाग को थोड़ा संयम में रखना सीखें, ताकि आपस में ही हमें तड़क भड़क ना हो। मोदी जी बहुत गौरव गर्व और पता नहीं क्या बखेर रहे हैं, हमको नहीं उसमें उससे बचना पड़ेगा। थोड़ा ये गर्व करते हुए, अपने पर गर्व करते हुए दूसरे पर पील पड़ना, ये मुझे बड़ी दिक्कत की बात दिखती है। हर संस्था में दिखती है, महिलाओं में भी दिखती है। नंबर 2, वंचित समाजों की हम बात तो करते हैं, पर जो मुझे समझ आ रहा है, वंचित समाज व्यापक सामाजिक परिवर्तन में रुचि नहीं रखता। वो कहता है ये बताइए हमारे रोजाना के जीवन को सुधारने के लिए क्या मिल सकता है, पहले उसकी बात करो। और महिलाओं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। जैसे समाज बिखरा है, महिलाएं भी कोई एक वर्ग नहीं है, वो भी उतनी ही बिखरी हुई हैं, उतनी ही आक्रामक है जितना बाकी समाज है, उतनी ही विवेकशील हो सकती हैं जितने कई लोग हैं समाज के, जितने पुरुष हैं। तो ये बहुत बिखरा बटा हुआ और एक अजीब दौर से गुजरने वाला समाज है, जहाँ निराशाहीनता, आशावादिता सब एक साथ चल रहे हैं, आपस में उनमें संघर्ष भी है। तो समाजवादी समागम के लिए अनिल भाई, जितना अंतिम वक्त तो नहीं कह सकती मैं, पर जितना वक्त, हमें नहीं मालूम कितना वक्त है हमारे पास, और हमको लगता है कि हम सक्रिय होने को तैयार हैं। और मेरा सुझाव है, इस बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगी, कम से कम यंग लोग जो हमारे संपर्क में आए या हमारे ही साथी, अगर उनको कोई निजी परेशानी है, निजी उलझन है,
कम से कम हम में से कुछ लोग बैठ के उनसे बात करें, क्योंकि वो जब इकट्ठी होती है तो वो संयम और अनुशासन और वैचारिक मजबूती सब बह जाती है। इसलिए कम से कम हम कुछ लोग, मैं उसमें से वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। अगर किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी तरह की वैचारिक उलझन है, हम लोग बैठ के बात करने को तैयार हैं। यहाँ से शुरुआत समागम करे, ये मेरा सुझाव। धन्यवाद विनय जी। साथियों, जिस गंभीर दौर की बात जो चल रही थी उस पर अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा समय पहले कभी हमने फेस किया है। इवन इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा रूप हमने नहीं देखा जो रूप अभी चल रहा है। उसके कई कारण हैं। जहाँ तक हमारे समाजवादी शिक्षक मंच की बात हुई या समाजवादी समागम को किस तरह से बढ़ाया जाए उसकी बात हुई, तो कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें पहले तो उन पे सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा हाल हो रहा है। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमी जो है अपने आप को ये दिखाना जा रहे हैं दुनिया में, वास्तविकता इससे काफी दूर है। अभी AI आया है, आपने देखा ही होगा। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमाम जिस तरह से नाटक चल रहा था और वो एक्सपोज हो गया तो उनको माफी मांगनी पड़ी और उसको भगा भी दिया उन्होंने। दूसरे देशों से आयातित चीजें लेकर यहाँ पर माहौल उस तरह का दिखाया जा रहा है जैसे बहुत तरक्की। आज भी इंडिया में जितना विदेशी सामान, विदेशी चीजें आ रही हैं वो ज़्यादातर चाइना से आ रही हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो वो सस्ती हैं, इसलिए हर घर में चीज़ें आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये जागरूकता कैसे फैले कि लोग उसका बहिष्कार करें या ऐसी चीज़ें जो आयातित होती हैं वो ना हो और यहाँ की अपनी चीज़ें जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल हों। तो ये तो कंपटीशन का ज़माना है, ग्लोबल जिसे कहना चाहिए। ये इकोनॉमी इस तरह की हो गई है कि दुनिया में कुछ चीज़ होता है तो उसका असर हिंदुस्तान उससे बचकर नहीं रह सकता, या अलग सोचे कि अलग कुछ करें तो वो भी अब संभावनाएं जो है कम दिखलाई है। संभावनाएं हैं, ये खत्म हो गई हैं ऐसा नहीं मैं मानता, पर बहुत कम। अपने घरों में देख लीजिए, परिवारों में देख लीजिए, जिस तरह से माहौल या उनके दिमागों में भर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों से हमें जूझना है, लड़ना है। अपने विचारों, आप समाजवादी विचारों की बात करें और दूसरी तरफ व्यवहार में जिस तरह से परिवारों में हम देखते हैं या जो आसपास हमें दिखता है, लोग बड़े उस तरह से कि नहीं, बहुत मिडिल क्लास ज़रूर हो सकता है कि कुछ बेहतर हो गया हो या उसके पास कुछ साधन आ गए हों। आम आदमी का जीवन में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया और वो गैर बराबरी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। जिस तरह से मजदूर की और बाकी लोगों की जो वेतन है या उनके पास जितने आय के साधन हैं, उसकी अगर आप तुलना करें तो वो बेचारे बहुत नीचे के स्तर पर हैं, उनके हालात बुरे हुए हैं। सिद्धू साहब बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को अपने वक्तव्य में रखेंगे ही कि ये मजदूर आंदोलन में किस तरह के बिल्स लाए गए और क्या क्या किया गया। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो 1 साल बढ़ा दिया गया चुपचाप बच्चों का। पहले 11 से 12 साल की पढ़ाई हुई स्कूल की, 1 साल वहाँ बढ़ा। हमारे टाइम में 11 होता था, वो 12 किया गया। बाद में BA में भी जो है 4 साल का कोर्स 1 साल वहाँ बढ़ा दिया गया और कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता। हम लोगों ने इतना अपने टाइम में इतना शोर मचाया था जब हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको चालू 1 साल हो गया था, उसको विड्रॉ करवाया, फिर वापस 3 साल का हमारे यहाँ कोर्स हुआ। मगर उसी को अब ये सरकार जो है फिर 4 साल पे कर रही है। और मैं आपको सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जो सिलेबस अब जो पढ़ाया जा रहा है
वो इतना निकम्मा सिलेबस है, ऐसी उसके अंदर चीजें जोड़ दी गई हैं जो आम 5वीं 8वीं का बच्चा भी जो अपने घर में करता है। आप हैरान होंगे, सिलेबस में ऐसे कोर्सेज रख दिए गए हैं पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। फेसबुक कैसे चलाया जाता है, इंस्टाग्राम कैसे, ये कोर्स का पार्ट है। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, वो जब मैंने वो बुक देखी मैंने कहा यार ये तो काम, ये तो हर बच्चा आजकल जान रहा है घर में। हालांकि मैं खुद उतनी चीजें नहीं जानता, पर आज के बच्चे तो वो सारी चीजें जानते हैं। तो इस तरह के सिलेबस रख के इतना बुरा समय मतलब मैंने नहीं देखा। और जो बोलता है विरोध में तो वो शिकार बन जाता है, जिस तरह सरकार जो है कर रही है उन लोगों के साथ। तो इन सब पे विचार करते हुए, और हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं वो भी मैं एक बहुत अच्छा कारण जानता हूं। हमें लोग कहते थे अरे आप यूनिवर्सिटी में इतने साल आपका वो रहा, आपने। सवाल ये है कि जब हम किसी सत्ता के साथ जुड़े नहीं, किसी को नौकरी हम दिलवा नहीं सकते, कोई हमारा कोई उस तरह का कोई वली वारिस था नहीं, वहां हम एक स्वतंत्र रूप से मतलब जिसे कहना चाहिए एक वैचारिक उनको लेके हम लोग जीतते थे। लगातार हमारे लोग जीतते रहे, कभी एकेडमिक काउंसिल में, कभी डूटा एग्जीक्यूटिव में, कभी ऑफिस बेरर भी हम लोग बने। पहले हम कतराते थे, ये जैन साहब बैठे हैं सामने, हम लोगों को कई बार उस तरह के मौके मिलते थे कि जिसमें हम पदाधिकारी बने यूनिवर्सिटी के अंदर। पर अंत में आके जब रिटायरमेंट का समय था उस वक्त जो है लगातार 4 साल मैं ऑफिस बेरर, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, डूटा का सेक्रेटरी, वरना उससे पहले मेरे पास बहुत मौके थे। मगर हमने कभी किसी तरह का ना तो कभी समझौता किया ना कभी, मगर आखिर में चाबी तो हमारे पास कई बार होती थी जिसमें सत्ता में भागीदारी की, मगर हमने सत्ता में रहते हुए भी उसके अंदर अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया और उसकी वजह से एक इज्जत भी, तमाम चीजें हैं। लोगों को ये सब नहीं नजर आता, लोगों को नजर आता कि हमें नौकरियां कौन दिलवाएगा, हमारे काम धंधे कौन करवाएगा, ये वो टाइम है। तो इसलिए उस मामले में हम लोग काफी पिछड़े हैं कि नए लोग जितने जुड़ सकते थे हमारे साथ उतने नहीं जुड़े, क्योंकि उनको लगता था कि वहां जुड़ेंगे दूसरे उसके अंदर तो हमें नौकरियां मिलेंगी और तमाम इनके साथ हमें क्या मिलने वाला है। एक तो ये, तो इसलिए आज जो है विचार की राजनीति जब तक हम उसको मजबूत नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो एक वैचारिक रूप से आपके साथ जो कमिटेड हो जाता है फिर वो भागता नहीं है। इसलिए इस तरह की जो गोष्ठियां हो या इस तरह की चीजें, उसमें नए लोग जुड़े तो ज्यादा अच्छा है, जिससे उनको एक ट्रेनिंग मिले, उनके एक विचार बने और कहीं फिर एक स्थायित्व आता है और वो फिर भागने की कोशिश नहीं करेगा कभी भी वो आदमी जो है। और जो भागा भी है वहां उसका वो विचार काम करता है और वो कहीं ना कहीं वो जब देखता है तो वो बैक भी मारता है उस पर। तो मेरा मानना ये है कि इस वजह से हमारा काफी हम लोग पिछड़ गए या आगे नहीं बढ़ सके, और इसके अंदर हमें कुछ इस तरह के सामूहिक प्रयास करने चाहिए कि जिससे नए लोग जुड़ें, लोगों को जागरूक बनाया जाए। इसलिए मैं तो सिद्धू साहब से जब भी मिलता हूं उनको कहता हूं, सिद्धू साहब आप ये वैसे बहुत देश विदेश घूमते हैं और शायद अपनी बात को रखते हैं, मगर जैसे मजदूरों का है, मजदूर इस देश की, मजदूर और किसान बहुत बड़ी ताकत है। उसमें अगर ये जो है वो चीज जो है वो करें कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या इनके अंदर, इन बिलों के अंदर क्या है और किस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं। ये सारी चीजें मजबूत करने के लिए हमें एक वैचारिक रूप से लोगों को जागृत करें ताकि हमारा संगठन और हमारी चीजें लोगों तक पहुंचे और कुछ परिवर्तन की कुछ उम्मीद हो। धन्यवाद। अभी इतनी बात। मेरा नाम विजय राजभर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पहले यूएस में था, इंडिया में भी था, फिर घूम फिर के आ गया, इंडिया में सेट हो गया। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब से यहीं पे हूँ। तब से मैं आनंद जी से जुड़ा और तब से समाजवादी आंदोलन में हूँ। सिर्फ 2 बात है। एक तो ये बात है कि नए लोग कैसे जुड़े, यंग लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं। तो यंग लोग को हम लोग दे क्या सकते हैं कि वो लोग जुड़ेंगे। हम लोग न पहले कुछ बता सकते हैं कि हमने ये दिया, कोई स्टोरी नहीं है। हम लोग सीधे 70s में चले जाते हैं, 60s में चले जाते हैं
कि लोहिया जी ने ये किया था, लोहिया जी ने वो किया था, बड़े बड़े नाम लेते हैं बस। और अभी जो करंट जो सिचुएशन है वो हम लोग किसी से बात ही नहीं करते, समझते भी शायद आधा ही है। सीधी बात है, अगर आप किसी को दोगे नहीं तो आपके पास आएगा क्यों? ये मतलब ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स जो होती है वो सारे करते हैं, कांग्रेस भी यही करती थी, बीजेपी आज एकदम खुलेआम कर रही है और हम लोग वो करते ही नहीं है। तो हम लोग जब वो करेंगे ही नहीं तो जो यंग माइंड है उसको तो नौकरी चाहिए, उसको तो रोजी रोटी चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, वो क्यों आएगा आपके पास? आप समझा सकते हो, वो 40 साल के बाद शायद समझे, वो बोले कि ठीक है समाजवाद तो अच्छा था, पर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक आप शायद आधे भी नहीं बचोगे या खत्म ही हो जाओगे। तो और ये सब चीज़ करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास, हमने बनाए नहीं, हम लोग करना भी नहीं चाहते शायद। कोई पावर में नहीं जाना चाहता, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। इलेक्शन लड़ता है आधे मन से, उसको टिकट मिले ना मिले वो आधे मन से ट्राई करता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जिसको लूटना रहता है, जो चोरी करने वाला आदमी, वो पूरे फोकस के साथ काम करता है। उसको चोरी करना है, उसको पता है मेरे को जीतना है और फिर चोरी करना है, तो पूरे फोकस के साथ पूरे जोर लगा के काम करता है। हमारे लोग बोलते हैं नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो हम लोग तो हैं ही, गांव में जाकर खेती करेंगे। तो कैसे आपको क्यों मिलेगा, कोई टिकट क्यों देगा? बिना मांगे तो बच्चे को दूध भी नहीं मिलता। तो अच्छा, दूसरी बात है नौकरी की। एआई का भी मैडम ने कहा, एआई हम लोग की इकोनॉमी अभी तक जो है वो सॉफ्टवेयर और सर्विस से ड्रिवन है। पहले मैन्युफैक्चरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो चुकी है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर है, कुछ नहीं है अब। हम लोग सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पे भी जिंदा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबको ड्राइव कर रही है, रियल एस्टेट को भी। एंथ्रोपी नाम का एक अभी एआई रिलीज हुआ पिछले महीने ही, वो सॉफ्टवेयर और बैक ऑफिस को संभाल सकता है। तो सॉफ्टवेयर का कोड जनरेट कर देता है। 30,000 नौकरी गई, 30-35 हज़ार नौकरी गई यूएस में, और उसमें इंडियंस की काफ़ी गई। अभी इंडियन की सारी कंपनी जो इन्फोसिस है या विप्रो है या टाटा है, ये सब यही सब करती है। ये सब जो हम लोग छोटे बहुत वो सड़क पे काम करने वाला जो मजदूर होता है, उस तरह का काम यूएस में जाके करते हैं लोग। उनको वहाँ यहाँ मजदूर सस्ते में मिलते हैं इसलिए ले जाते हैं। ऑफलाइन में तो और सस्ता है, मतलब ऑफशोर में और सस्ता है। जो इंडिया बेस्ड ऑफिसेस है, वो सारे ऑफिसेस अगर एंथ्रोपी जैसा सॉफ्टवेयर करने लगे, बैक ऑफिस संभालने लगे, तो धीरे धीरे इन कम से कम 25 से 30% नौकरी चले जाएंगी भारत में। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको नौकरी चाहिए, उनको कुछ डायरेक्शन चाहिए। ऐसे बड़ी बड़ी बात करके कि सब इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाए, कोई नहीं सुनेगा। सबको इस समय नौकरी चाहिए, कमाई का जरिया चाहिए। और ये बोलना बिल्कुल गलत है कि लोग एकदम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं और बहुत वो पैसे मनी माइंडेड हो गए हैं। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होंगे, जो नहीं होगा वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपना एक आदमी कोई थोड़ा सा 5 लाख का करप्शन में पकड़ा जाए, उसको हम लोग जलील कर देते हैं। और 50,000 करोड़ का आदमी सामने आके बीजेपी का या किसी भी पार्टी का चला जाए, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। जब उसको नहीं रोक पाते, किसी और के बेटे को नहीं रोक पाते, अपने बेटे को मार के ठीक करते हैं, खाली उसको सीधा बनाते हैं। तो वो फाइनली जब बड़ा होगा तो गरीबी होगा, वो कोई
अंबानी नहीं बनेगा। अंबानी चोरी करेगा, अंबानी बन जाएगा वो। हम लोग पूरी चोरी नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि चोरी करना है, चोरी नहीं करना, पर बिना बात के छोटी छोटी बात में जो हम लोग बहस कर लेते हैं, उससे बचना है। वो करने का कोई फायदा नहीं है। या तो आपकी एबिलिटी हो कि सामने वाले को भी रोक लो, उसको भी ना चोरी करने दो। नहीं अगर एबिलिटी है तो फिर छोटी छोटी बात पे लड़ झगड़ के जो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करते। तो अधिकतर मीटिंग में हम लोग इसी तरह की बात करते हैं कि लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, ये ना हो, कुछ लोग और जुड़े। कहाँ हो रहे, वो होगा ही नहीं कभी। फोकस है ही नहीं। हम लोग को तो अभी इस तरह की मीटिंग में ये डिस्कस करना चाहिए कि आगे क्या करना है, 5 साल के बाद हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए, अगले क्वार्टर में हम लोग को क्या करना है, कितना रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन क्या क्या करना चाहिए, किसको किसको क्या क्या ड्यूटी असाइन की जाए। वो सब हम लोग कभी कर ही नहीं पाते। हम लोग बाकी की चीज़ों में फंसे रहते हैं।